नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक पुरानी फिल्म थी नई रोशनी। उसका एक गीत है जो लता मंगेशकर ने गाया है। सपने सपने कब हुए अपने, आँख खुली और टूट गए, अंधियारे के थे ये साथी, भोर भई और छूट गए। वही कुछ हाल जो है अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का हो रहा है। केवल केजरीवाल नहीं, जो तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें आप भगवंत सिंह मान को भी जोड़ लीजिए, उसमें आप के चंद्रशेखर राव को भी जोड़ लीजिए और उसमें आप पिनराई विजयन को भी जोड़ लीजिए। उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के इतने मामलों के मुद्दे उठे हैं, कई मामलों की जांच में आंच उन तक पहुंच रही है। तो ये जो तीसरा मोर्चा था, ये दरअसल अब जो खुलकर सामने आ रहा है तो पता चल रहा है कि ये भ्रष्टाचार का मोर्चा था जो बनने से पहले टूट रहा है। इस मोर्चे में शामिल होने वाले संभावित नेताओं, पार्टियों की जो है वो जो महत्वाकांक्षा थी राष्ट्रीय विकल्प बनने की। तो आज बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाई अन्ना आंदोलन से निकलकर, अन्ना हजारे को धोखा देकर, उसके बाद से उनके मन में राष्ट्रीय विकल्प बनने यानी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा इतनी बलवती है कि उनके पास जो होता है उससे कभी संतुष्ट ही नहीं होते। उनकी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस के अलावा एकमात्र पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन उससे उनको संतोष नहीं है। वहाँ काम करके, वहाँ पर कुछ परफॉर्म करके दिखाने की बजाय उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि किसी तरह से छलांग मारे और लोकसभा में उनकी हैसियत बड़ी हो जाए। इसी कोशिश में 2014 में बनारस गए थे मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने। नतीजा क्या हुआ मालूम है। तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की महत्वाकांक्षा एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मध्यम नहीं हुई। लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी उनकी उस महत्वाकांक्षा पर घड़ों पानी डालने जैसा है। अरविंद केजरीवाल के लिए अब बाहर निकलकर उस तरह से काम करना, प्रचार करने की कोशिश, पार्टी के विस्तार की कोशिश, वो संभव नहीं होगी। मनीष सिसोदिया क्या थे, ये उनके जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को महसूस होगा। मनीष सिसोदिया पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सकते थे, उनके आश्रय सरकार छोड़ सकते थे। एक तरह से दिल्ली की सरकार मनीष सिसोदिया ही चला रहे थे। इसी कारण अरविंद केजरीवाल के पास इतना समय था कि दूसरे राज्यों में जा सकें, दूसरे इस तरह के विपक्षी एकता के प्रयासों में शामिल हो सकें। ये सब सपने उनके सीबीआई ने चकनाचूर कर दिए, लेकिन मैं कहूँगा कि उनके भ्रष्टाचार ने चकनाचूर कर दिए। देखिए, जब आप जीवन में शॉर्टकट ढूंढते हैं तो हो सकता है आपको तात्कालिक रूप से फ़ायदा हो जाए, कम समय में आपको कोई लाभ हो जाए, लेकिन दीर्घ काल में, लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान ही नुकसान होता है। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आ जानी चाहिए। उनकी पार्टी अभी महज 10-11 साल पुरानी है। इतनी नई पार्टी वो भ्रष्टाचार में इतनी पुरानी नज़र आती है कि बाकी पार्टियों को मात दे दिया है। जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं, जो और दूसरी पार्टियां थी, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की, सपा, बसपा, तमाम पार्टियों की बात करें, इन सब पार्टियों को भ्रष्ट होने में या भ्रष्टाचार के उस स्थान तक पहुंचने में दशकों लग गए। कुछ पहुंच पाए, कुछ नहीं पहुंच पाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जितनी तेज़ी से इसका रिकॉर्ड बनाया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसके बावजूद उनकी छवि बनी रही। उनकी छवि पर भ्रष्टाचार के आरोपों से आंच नहीं आई। उनका जो मतदाता है वो उनके विक्टिम कार्ड के साथ चला। जब जब उनके खिलाफ कोई एक्शन होता था, केंद्र सरकार का, किसी केंद्रीय एजेंसी का, या लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनका झगड़ा होता था, केंद्रीय मंत्री से होता था विवाद, हर बार जब वो विक्टिम कार्ड खेलते थे तो उनका मतदाता सहानुभूतिपूर्वक उनके साथ खड़ा होता था। आज वो स्थिति बदलने वाली है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए उस विक्टिम कार्ड को खेलना और उसका चुनावी लाभ उठाना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और मेरी नज़र में तो एक तरह से संभव नहीं रह जाएगा। क्योंकि देखिए, जब तक सिर्फ बात आरोपों की हो तब तक मामला दूसरा होता है। जब सबूत आने लगे, जब अदालत में मामला आने लगे,
जब गिरफ्तारी इस तरह से होने लगे तब अब तक आम आदमी पार्टी के 6 नेता जेल जा चुके हैं अलग अलग समय पर। 2 अभी हैं, मतलब एक CBI रिमांड पर है मनीष सिसोदिया, और सत्येंद्र जैन तो 9 महीने से जेल में हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने का मतलब है अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ कट जाना, और दाहिना हाथ कट जाने के बाद अरविंद केजरीवाल कभी उस स्थिति में नहीं आ पाएंगे जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले उनकी स्थिति थी। तो ये जो सपना था राष्ट्रीय विकल्प बनने का, राष्ट्रीय मोर्चा बनाने का, मोदी को चैलेंज करने का, मोदी का चैलेंजर बनने का, ख़ासतौर से जब पिछले दिनों इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन होता है उसमें आया कि देश के मतदाता हैं वो मोदी के चैलेंजर के रूप में राहुल गांधी की बजाय अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं। तब से अरविंद केजरीवाल को लगा कि हमारी जो है राष्ट्रीय पहचान बन गई है, हम राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के चैलेंजर बन सकते हैं। लेकिन चैलेंजर बनने के लिए ज़मीन पर भी कुछ होना चाहिए, आपके पाँव के नीचे ज़मीन होनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल के पाँव के नीचे नहीं है। ये बात मैं लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूँ। 2 राज्यों में सरकार उनकी बनी, ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। इतने कम समय में 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली पार्टी और कोई नहीं है। इस सब के बावजूद जो स्थिति है दिल्ली में और जो बदतर स्थिति है पंजाब में, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल के अलावा और कौन हो सकता है। उस जैसे जैसे पंजाब की और दिल्ली की मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए अगले 12-14 महीने बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव अभी 3 राज्यों में चुनाव हो चुके, 6 राज्यों में होने वाले हैं। न तो इन 3 राज्यों में उनकी कोई भूमिका थी, ना जो 6 राज्यों में होने वाले हैं उनमें होने वाली है। हालांकि वो दावा ज़रूर कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, वो राजस्थान में भी लड़ेंगे, कर्नाटक में भी लड़ेंगे। लड़ने के लिए कहीं भी लड़ सकते हैं, वो गोवा और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी लड़े। तो उस लड़ने का कोई अर्थ नहीं है। सवाल यह है कि हासिल क्या होगा। सवाल यह है कि आपका संगठन कहाँ है। विचारधारा विहीन पार्टियां विचारधारा के आधार पर शुरू होती हैं, विचारधारा से बाद में भटक जाएं, ये अलग बात होती है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म ही विचारधारा शून्य पार्टी के रूप में हुआ है। इस संगठन की कोई विचारधारा नहीं है, और इसके नेता जो है, इसके नेताओं से ज़्यादा इसके पैरोकार जो हैं वो कहते हैं ये पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी है। पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी यानी आइडियोलॉजी नहीं है, इसका आप एक तरह से बचाव कर रहे हैं। तो विचारधारा वाली पार्टी और विचारधारा विहीन पार्टी, इनकी परीक्षा होती है संकट के समय में। आज संकट का समय है अरविंद केजरीवाल पर, तो विचारधारा नहीं होने के कारण उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं है। ये जो आपको भीड़ दिख रही थी मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी के समय आसपास, वो सब जुटाई गई भीड़ थी उन लोगों की जो मंत्री बनना चाहते थे। तो जो इस दौड़ में सबसे आगे थे वो मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उसके बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब मनीष सिसोदिया का नाम लेने वाला आम आदमी पार्टी में कोई नहीं रहेगा। लेकिन मनीष सिसोदिया जब तक जेल में रहेंगे, जब तक वो जांच एजेंसियों के चंगुल में रहेंगे, अरविंद केजरीवाल को रात में नींद नहीं आएगी। अरविंद केजरीवाल के मन में ये डर सताता रहेगा कि अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया तो जिस दिन मनीष सिसोदिया, पहले भी कहा था फिर कह रहा हूँ, जिस दिन मनीष सिसोदिया ने मुंह खोल दिया उसी दिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो जाएगी। तो मनीष सिसोदिया वो तोता हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की जान बसती है। तो जान तो बसती है, लेकिन सिसोदिया की जान कहाँ बसती है? अपने परिवार में, अपने लोगों में। उनके परिवार की, ख़ास तौर से उनकी पत्नी की बीमारी को जिस तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की गई, वो सब उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा। और जैसे जैसे परिवार का दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।
उनके मन में निश्चित रूप से सवाल आएगा कि हमने सब कुछ किसके लिए किया। हम शामिल थे ठीक है, लेकिन हमसे करवाया किसने? जिसने करवाया वो तो जो है कुर्सी पर बैठा हुआ है, उस पर कोई आँच नहीं आ रही है, और हम जेल में सज़ा काटें। तो जिस दिन मनीष को ये लग जाएगा कि अब उनका बचना संभव नहीं है, लंबे समय के लिए जेल जा सकते हैं, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई तो चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, मतलब राजनीतिक जीवन खत्म। तो राजनीतिक जीवन खत्म, सामाजिक रूप से बदनाम हो गए, दागदार हो गए। किसके लिए? उसके लिए जिसको इसकी कोई परवाह नहीं है। ये ख्याल जिस दिन मनीष सिसोदिया के मन में आएगा, उसी दिन से अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बात तो ये इस मामले में मनीष सिसोदिया कब बोलेंगे या नहीं, चुप रहेंगे या मुंह खोलेंगे, ये सब भविष्य की बात है। अभी वर्तमान की जो बात है, अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय राजनीति की जो महत्वाकांक्षा है, उस पर ब्रेक लग गया है। अब उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति की बात तो छोड़िए, दिल्ली और पंजाब बचाना ये प्राथमिकता हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों राज्यों में, पंजाब जिस ओर जा रहा है उसमें कभी भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। दिल्ली में जो स्थिति है वो सरकार बिखराव की ओर बढ़ रही है, लगातार पार्टी में असंतोष है, और ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। इसलिए मनीष सिसोदिया का सीबीआई की गिरफ्त में जाना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और उनके साथियों के लिए किसी भी विरोधी दल की चुनौती से बड़ी चुनौती, बड़ा संकट है। अब आज के बाद अरविंद केजरीवाल जब भी मनीष सिसोदिया का नाम आएगा तो डर कर बात करेंगे। उनको कम से कम इन 5 दिनों में तो डर उनका बहुत ज़्यादा होगा कि सीबीआई क्या उगलवा लेगी, सीबीआई क्या कहलवा लेगी। और अभी इंतज़ार कीजिए, अभी ईडी की एंट्री होना बाकी है। मुझे लगता है कि सीबीआई की ये पूछताछ, ये रिमांड जो है वो पूरी होने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, वो जो स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है कानून की। उसके बाद ईडी आएगा, ईडी भी कस्टडी की मांग करेगा, और ईडी को कस्टडी मिल गई तो ईडी की कस्टडी ज़्यादा कष्टदायक होती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईडी जब पूछताछ करती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब पूछताछ करता है, उसके अधिकारी करते हैं, तो 3 तरह से रिकॉर्डिंग होती है उस बयान की। एक जो है ओरल, जो आप बोल रहे होते हैं उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और फिर वो पूरा बयान लिखकर आपको दस्तखत करके अपनी हैंडराइटिंग में देना होता है। और ये जो तीनों बयान हैं ये कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, यानी प्रमाण के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर जांच एजेंसी पेश कर सकती है, और उनको मान्यता देता है कानून। इसलिए ईडी के शिकंजे में जल्दी कोई फंसना नहीं चाहता। लेकिन मनीष सिसोदिया फंस चुके हैं, तो मनीष सिसोदिया को मत देखिए, आप देखिए अरविंद केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया गए, अरविंद केजरीवाल कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जहाँ हैं वहाँ उनका रह पाना बड़ा कठिन है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।